अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट्स की बात की थी और वो ये थे कि A12 था, ये सॉरी B12 और B21 और A21। और A21 जो था ये स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करता था। B12 जो है ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता था और B21 जो है ये स्टिमुलेटेड एमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है ये उसको रिप्रेजेंट करता है जब हमारी जो फोटोन डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है। यानी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये बात की थी कि जो आइंस्टाइन्स कोएफिशिएंट्स हैं दीज आर प्रोबेबिलिटीज एट कांस्टेंट एनर्जी डेंसिटी। तो आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया था कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन जो हैं ये जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है उसको प्रूव करने के लिए ज़रूरी हैं। तो उसने ये भी प्रूव किया कि दोनों जो प्रोसेसेस हैं एब्जॉर्प्शन का और एमिशन का, तो इनका आपस में एक मखसूस रिलेशन है एक दूसरे के साथ और रेडिएशन का मटेरियल के एटम के साथ जिनसे हमारी कैविटी जो है वो बनी होती है। तो ये सारी चीज़ें थी आइंस्टाइन ने जो है वो प्रूव की थी और इसी से फिर जो है वो जो स्टिमुलेटेड मिशन का प्रोसेस है उसके कॉन्सेप्ट को तकवीत मिलती है। तो हम इस लेक्चर में जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आइंस्टाइन्स कोएफिशिएंट्स की बात की थी कि आइंस्टाइन के तीन कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन और कोएफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो इनका आपस में जो रिलेशन है वो हमने इस लेक्चर के अंदर डिराइव करना है। तो इसके लिए हम दो एनर्जी लेवल्स लेते हैं। एक की एनर्जी E1 है और एक की जो एनर्जी है वो E2 है, यानी कि E1 जो है ये हमारा ग्राउंड लेवल है और E2 जो है ये हमारा एक्साइटेड लेवल है। और E1 जो है इसकी पॉपुलेशन N1 है और E2 जो है इसकी जो पॉपुलेशन एटम्स की होगी वो N2 होगी। तो पॉपुलेशन को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो हमारे एटम्स हैं ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके साथ तीन तरीक़ों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो तीन तरीके कौन से हैं? वो तीन तरीके जो हैं वो हमारे स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, स्टिमुलेटेड एमिशन है और स्पॉन्टेनियस एमिशन है। तो हम वन बाय वन जो है उन दोनों तीनों प्रोसेसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन की। तो उसमें हमारे पास जो एटम्स मौजूद हैं वो लोअर एनर्जी लेवल में एटम्स मौजूद हैं और हम एक्सटर्नली एक रेडिएशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं जिसकी एनर्जी जो है दोनों के दोनों लेवल्स का जो एनर्जी डिफरेंस है उसके बराबर है, सॉरी E2 माइनस E1। तो यहाँ E2 माइनस E1 जो है ये आना चाहिए। तो इससे करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वो हम निकाल लेंगे E2 माइनस E1 ओवर एच का। तो ये हमारे पास जो है जो हम रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब चूंकि स्टिमुलेटेड जो एब्जॉर्प्शन है वो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ रेडिएशन, तो जितने हमारे इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर एटम्स ज़्यादा मौजूद होंगे, फोटॉन ज़्यादा मौजूद होंगे, वो ज़्यादा एटम्स के साथ जो है वो इंटरेक्ट करेंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इफ़ एनर्जी डेंसिटी
यानी कि दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द एनर्जी डेंसिटी। और एनर्जी डेंसिटी क्या है? फोटोन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे अपने सिस्टम के साथ, तो फिर जितने एटम्स जो हैं वो हमारे ग्राउंड लेवल में जितने ज़्यादा एटम्स मौजूद होंगे, उतनी ही ज़्यादा उनकी जो अपवर्ड ट्रांजिशन है या जो एब्जॉर्प्शन है वो उनकी ज़्यादा होगी। तो जो हम शो कर रहे हैं सॉरी ट्रांजिशन रेट कि पर यूनिट वॉल्यूम में, जब हम पर यूनिट टाइम में इतने फोटॉन्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, इतनी एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो जो हमारे एटम्स होंगे जो कि ग्राउंड लेवल से अपर लेवल में जाएंगे, उनका जो रेट ऑफ ट्रांजिशन है उसको हम गामा 1 2 से रिप्रेजेंट जो कर रहे हैं, और वह प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी डेंसिटी के। यानी जितने फोटॉन्स जो हैं वो ज़्यादा मौजूद होंगे, उतना ही ये रेट जो है वो ज़्यादा होगा, चूँकि ये वाले फोटॉन्स होंगे उतने ज़्यादा एटम्स के साथ, जितने ज़्यादा ये होंगे उतने ही ज़्यादा एटम्स के साथ ये इंटरेक्ट करेंगे, उतनी ही इनकी एब्जॉर्प्शन जो ज़्यादा होगी, और उतना ही पर यूनिट टाइम में जो रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशन है वो ज़्यादा होगा। और दूसरी बात, ये जो गामा 1 2 है, इट इज़ आल्सो प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ द एनर्जी लेवल। तो जाहिर है कि अगर एनर्जी लेवल जो हमारा E1 है उसमें जो एटम्स हैं वो फर्ज कर लें कि 2 हैं, तो फिर जितने मर्जी ज़्यादा फोटॉन्स हों वो सिर्फ 2 एटम्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, 2 ही जो है वो ये यूनिट टाइम के अंदर जो है वो अपर लेवल में जाएंगे। लेकिन अगर यही एटम जो हैं वो फर्ज कर लें कि 12 हो जाते हैं, तो चूँकि ज़्यादा जो है वो एटम्स मौजूद हैं, तो इसलिए जब ज़्यादा फोटॉन्स होंगे तो पर यूनिट टाइम में इनका इंटरेक्शन भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से अपवर्ड ट्रांजिशन जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अपवर्ड ट्रांजिशन रेट है ये एनर्जी डेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल है, और जो पॉपुलेशन ऑफ द एनर्जी लेवल है उसके भी प्रोपोर्शनल है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन जो है वो ख़त्म करते हैं, तो हमारे पास जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर जो कांस्टेंट है वो आ जाता है। अब चूंकि ये जो प्रोसेस है ये स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का है, इसलिए यहाँ पर आइंस्टाइन का जो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो आएगा। तो ये हमने यहाँ पर जो लिख दिया, तो ये हमारा एक जो स्टेप था वो मुकम्मल हो गया। तो अब हम बात करते हैं इसका जो रिवर्स प्रोसेस है, दैट इज़ डी एक्सिटेशन प्रोसेस। तो डी एक्सिटेशन प्रोसेस जो है ये भी दो तरह का होगा। तो डी एक्सिटेशन प्रोसेस जो है एक तो होगा स्पॉन्टेनियस और दूसरा होगा स्टिमुलेटेड। तो हम पहले जो है वो स्टिमुलेटेड जो प्रोसेस है उसकी हम बात करते हैं। क्योंकि जो हमारा एनर्जी लेवल है E2 और एनर्जी लेवल जो है वो E1, जैसे हमने पहले बात की है कि जो ट्रांजिशन रेट है तो गामा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम चूँकि यहाँ बात करेंगे एटम्स की जो कि अपर लेवल में है और लोअर लेवल में उनकी ट्रांजिशन हो रही है, तो उसको हम गामा 2 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब चूँकि ये हम बात जो कर रहे हैं ये स्टिमुलेटेड एमिशंस की बात कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो डिपेंडेंस है वो भी एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होगी। यानी जितने एक्सटर्नली फोटॉन ज़्यादा अवेलेबल होंगे उतना ही ट्रांजिशन रेट जो है वो ज़्यादा होगा, जिस तरह हमने इस हिस्से में बात की थी। तो इसी तरह जैसे कि जितने एटम्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे उतने ही एटम की फोटॉन्स के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी ज़्यादा होगी, इसलिए जो हमारा ट्रांजिशन रेट है इट विल आल्सो प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ द एनर्जी लेवल। तो सिमिलरली जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हम ख़त्म करेंगे तो हमारा कांस्टेंट आएगा। अब चूँकि ये स्टिमुलेटेड एमिशन की बात कर रहे हैं, लिहाजा जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट आएगा इट विल बी B21, that is Einstein's coefficient for stimulated emission। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है, जिसमें ये होता है कि हमारे एटम्स जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली डिके करते हैं फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। अब उसमें चूँकि एक्सटर्नली जो अप्लाइड फोटॉन्स हैं उनकी प्रेजेंस ज़रूरी नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर टोटली जो हमारा ट्रांजिशन रेट होगा जिसको हमने U21 से रिप्रेजेंट किया है, इट विल टोटली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ऑफ द एक्साइटेड लेवल।
इन जितने एटम्स जो एक्साइटेड लेवल में होंगे अपना वो टाइम ड्यूरेशन पूरा करने के बाद ग्राउंड लेवल में वापस आ जाएंगे। तो ये तीनों किस्म की ट्रांजिशंस जो हैं वो होती रहेंगी जब तक इक्विलिब्रियम जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो जाता। तो जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो फिर जो रेट है, रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशंस एंड रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशंस, ये दोनों जो है ये बराबर हो जाते हैं जब हमारा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इसलिए हमने जो रेट ऑफ अपवर्ड ट्रांजिशंस हैं और जो रेट ऑफ डाउनवर्ड ट्रांजिशन है उनको हमने इक्वेट कर दिया है। तो फिर हम इनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो पुट करते हैं। तो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज़ हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा और इसमें हम जो स्टिमुलेटेड प्रोसेसेस हैं, ये वाला प्रोसेस और ये वाला, इनको हम एक साइड पे कर लेते हैं और इनको फिर जो है वो हम रीअरेंज कर लेते हैं। तो आफ्टर रीअरेंजमेंट हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो ये आ जाएगा। तो इसमें फिर हम n1 और n2 का फैक्टर बनाते हैं ताकि यहाँ पे बोल्ट्जमैन जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो अप्लाई हो सके, वो हम करेंगे थोड़ी देर बाद। तो उसके बाद फिर हमारे पास जो है ये रिज़ल्ट जो है ये बन जाता है। तो ये हमारे पास जो है आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन है वो बन जाती है। तब एनर्जी डेंसिटी का जो रिलेशन था वो हमने अपने एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी निकाला था जिसको हमने प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कहा था। तो इस लेक्चर में हम वो प्लैंक्स जो रेडिएशन लॉ है उसको भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक रेडिएशन लॉ हमारा ये होगा और एक रेडिएशन लॉ जो है वो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ होगा, तो वो भी हम देखेंगे। तो उससे पहले जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है ये हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर इसको जो है वो प्रूव भी करेंगे। तो इसमें ये बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो मौजूद हों, यानी अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं मौजूदा सूरत हाल में, हमने कहा था कि हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो इस तरह है कि ये हमारा एनर्जी लेवल E1 है, ये हमारा एनर्जी लेवल जो है वो E2 है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो N1 है, इसकी जो पॉपुलेशन है वो N2 है। तो जो टोटल हमारी पॉपुलेशन है दैट इज N0, इट विल बी N1 प्लस N2। तो रेडिएशन लॉ, बोल्ट्जमैन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स का कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इस एनर्जी स्टेट में होंगे और कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो हायर एनर्जी स्टेट में होंगे। तो जो उसकी जनरल फॉर्म है वो हमारे पास ये है। इसमें एन नॉट क्या है, एन नॉट हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं और एन क्या है, ये हमारे पास इस फैक्टर में जो ई नज़र आ रहा है उस एनर्जी लेवल में, यानी कि वो एनर्जी लेवल जिसकी एनर्जी ई है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स का, टोटल नंबर ऑफ एटम्स का कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इस एनर्जी लेवल में आ सकते हैं। तो ये हमें जो बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो हमें बताता है। तो बहरहाल जब हम इसको प्रूव करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में तो मज़ीद इसकी हम बात करेंगे। और इसको हमने यहाँ पर यूज़ क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो N1 प्लस N2 और इनकी जो तादाद है उसको हम N0 कहेंगे। अब चूंकि दोनों एनर्जी लेवल्स के अंदर हमने देखना है कि N1 की तादाद कितनी है, N2 की तादाद कितनी है, तो उसके लिए हम जो है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा जब हम इस लॉ के अकॉर्डिंग अपनी पॉपुलेशन देखते हैं एनर्जी लेवल्स की, तो जो हमारा एनर्जी लेवल ये है उसकी पॉपुलेशन इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग ये आ जाएगी और जब हम सेकंड लेवल की बात करेंगे तो उसकी जो एनर्जी लेवल है वो ये आ जाएगी। अब हमें पता है कि जो हर एनर्जी लेवल होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो लोअर एनर्जी लेवल से ज़्यादा होती है। तो हम चूँकि हमारा जो इक्वेशन था उसमें जो एक टर्म मौजूद थी N1 ओवर N2, तो जब हम N1 ओवर N2 की वैल्यू निकालते हैं अपनी इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए तो ये हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट आ जाता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट मौजूद है तो N1 ओवर N2 इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाएगा N0
तो इसकी जो है पावर आ जाएगी -E1/kBt। इसी तरह N2 की जगह आ जाएगा N0 e⁻⁻kBt। चलो इसको जो है वो वाइट बोर्ड पे देखते हैं। तो हमारे पास जो रिजल्ट था वो ये था कि N1/N2 था, और यहाँ पर जो था वो रिजल्ट हमारा वो था N0 e⁻, जो भी एनर्जी लेवल होगा उसकी एनर्जी E1/kBt, ये हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है kB। और इसी तरह N2 N0 e⁻E2, ये हो जाएगा kBt। तो N0 से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको जो है वो रीअरेंज करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा E2 प्लस E2 और kBt माइनस E1 और kBt। तो यहाँ से जो था वो 1/kBt कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास जो है E2 माइनस E1 जो है वो टर्म जो है वो रह जाएगी अंदर। तो ये हमारे पास जो है फाइनल रिजल्ट आ जाता है N1/N2। तो ये जो रिजल्ट है ये हमारे पास जो है वो आ जाता है। अब ये रिजल्ट जो है अपनी जो प्रीवियस इक्वेशन है उसके अंदर पुट करेंगे, यानी ये वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर हम इस रिजल्ट को पुट करेंगे, तो हमारे पास जो रिजल्ट बन जाएगा वो ये बन जाएगा। अब चूँकि हमें पता है कि जो E2 माइनस E1 है ये h² के बराबर है, तो इसलिए हम E2 माइनस E1 की जगह h² पुट करते हैं, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो ये बन जाता है, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 से जो है वो रिप्रेजेंट किया। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स जो एनर्जी डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम। इसी तरह हमने जो हमारा प्लैंक्स रेडिएशन लॉ था, जब हमने उस लेक्चर के अंदर रेडिएशन लॉ ड्राइव किया था, तो वहाँ पर जो एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के ऊपर एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ रही थी वो हमारे पास ये थी, तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखते हैं। जब हम इसको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो ये रिज़ल्ट आ जाता है। तो अब हम अपनी क्वेश्चन नंबर 2 को कंपेयर करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो आफ्टर कंपैरिजन जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो ये आता है कि जो फैक्टर है हमारा, यानी अगर हम देखें इस इक्वेशन में तो यहाँ पे जो है वो A21/B21 है, और यहाँ पे हमारे पास जो है वो ये वाली टर्म मौजूद है। तो इसलिए जो A21/B21 है उसको हम इसके इक्वल लिख लेते हैं, और इसी तरह चलिए इस इक्वेशन को जो है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ताकि समझने में ज़्यादा आसानी हो। तो इक्वेशन जो थी हमारी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन वो ये थी, एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू, यहाँ पे था A21/B21, और यहाँ पे पेरेंथेसिस के अंदर हमारे पास वो टर्म आ रही थी। अब ये वाली टर्म जो है वो इसके इक्वल है। तो अब जो है हम विद इन द ब्रैकेट्स जो है वो देखते हैं। तो विद इन द ब्रैकेट्स जब हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पर
और जब हम इसको यहाँ पे देखते हैं तो फिर हम ये लिख सकते हैं दोनों कंपेयर करके कि ये वाला जो फैक्टर है ये 1 के बराबर है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो दो इक्वेशंस, दो इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस आ जाती हैं, ये वाला और ये वाला इक्वेशन। तो इसमें जो चीज़ गौरतलब है वो ये है कि A21 इक्वल्स टू 2h कट मेगा क्यूब ओवर पाई c, और ये हो जाता है B21 के। तो अगर हम ये तमाम फैक्टर जो है ये कांस्टेंट रखें तो हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो रिज़ल्ट ये मिलता है कि A21 इज़ प्रोपोर्शनल टू B21। अब गौर करें तो ये हमारे पास जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन है, और ये गौर करें तो ये हमारे पास क्या है, स्टिमुलेटेड जो एमिशन है उसकी प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास ये वाला फैक्टर जो है वो कांस्टेंट होगा तो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगी। यानी अगर स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा है तो फिर स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो भी ज़्यादा होगा। तो इसका लेज़र प्रोडक्शन बड़ा रोल है, वो हम इन डिटेल जो है बाद में देखेंगे। तो बहरहाल ये हमारे पास एक रिलेशन है जिसकी मदद से हम इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो आइंस्टाइन कोएफिशिएंट्स के दरमियान रिलेशन आ रहा है वो ये है कि B12 इक्वल्स टू B21। तो अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन और ये हमारे पास क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। इन दोनों जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं एट कांस्टेंट एनर्जी डेंसिटी, दोनों की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सेम होती है। यानी जिस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में, जिस रेट के साथ, जिस प्रोबेबिलिटी के साथ ये प्रोसेस हो रहा होगा उसी प्रोसेस के साथ, उसी प्रोबेबिलिटी के साथ ये प्रोसेस भी हो रहा होगा। और यही जो था आइंस्टाइन ने प्रूव किया था कि अगर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन हो सकती है देन देयर मस्ट बी स्टिमुलेटेड एमिशन। तो अब इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो देखेंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको आइंस्टाइन जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी जो डेरिवेशन है उसको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।